हूँ सब लोग जब भी सुन पाओगे तो लिख देना कि हाँ आवाज़ आ रही है, तो मैं फिर अपनी क्लास को शुरू करूँगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्लास लेट क्यों हो गई आज। ठीक है, सो थोड़ा सा मुझे वक्त अगर आप दोगे तो क्लास आराम से शुरू हो जाएगी, है ना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? एवरीवन एबल टू लिसन मी? प्लीज़ 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 बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मुझे मालूम चले कि आप सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, आ गया मैं, चलो बहुत अच्छी बात है। राइट, तो आज देखिए लेट मैं इसलिए हो गया क्योंकि ऑफिस की आज है छुट्टी। ठीक है, तो मेरी भी आज छुट्टी थी, पर मैं आ गया। और जब आ गया तो मुझे नहीं पता था क्लास कैसे शुरू करनी है, तो थोड़ा सा वक्त लग गया, बात कर करके क्लास शुरू करी। फिर जो क्वेश्चंस की आपकी इमेजेस हैं वो मिली नहीं मुझे। ठीक है, जो क्वेश्चंस करवाने हैं उनकी इमेजेस होती है ना, जो यहाँ दिखाते हैं, वो भी नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, कुछ पढ़ के ही जाओगे, कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन द मॉर्निंग टुडे। आज छुट्टी है पूरे देश की। ठीक है, तो मैंने कहा छुट्टी के दिन थोड़ा पढ़ा जाए, है ना। ऑलराइट, सो ये इंटरव्यू आने वाला है आज शाम को। ठीक है, ये मार्क्स इनके 199.22 आउट ऑफ 200, क्वाइट इंटरेस्टिंग। 2018 का एग्जाम, खतरों से भरा हुआ एग्जाम। 13 सितंबर का पेपर शायद इनका था, और प्रीलिम्स में इनके 99 मार्क्स थे 2017 में। 2018 में ही गॉट 195। सो क्या चेंजेस इन्होंने किए, व्हाट चेंजेस ही डिड। इनके जीएस में मार्क्स हैं, पता है आपको कितने? 45 मार्क्स इन जीएस, 45 नंबर। सो जीएस की स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, मैथ में इतने अच्छे नंबर मार्क्स कैसे आ गए इनके, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। राइट, ज्योति करें, किसी गर्ल्स को भी बुलाइए इंटरव्यू के लिए। ज्योति, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एक तो एसएससी में सेलेक्टेड लड़कियां कम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, कई सारे इश्यूज हैं, मे भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते आने के लिए। बट फिर भी मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी लोग आएंगे। आप अगर किसी को जानते हो तो आप बोलिए, ठीक है, कि यहाँ पर आएँ। तो ऐसा नहीं हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि जल्दी लोग आपके गर्ल टॉपर्स भी आएंगे चैनल पे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको मैं ज़रा थोड़ा सा, मुझे बोर्ड वोर्ड का आइडिया भी कम है, ये कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है। कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। ओके ओके, ये गया। ठीक है, बोर्ड आ गया। ठीक है, सो देखिए अभी क्या था, अभी जो कुछ क्वेश्चंस कराने थे उसकी फाइल तो मुझे मिल नहीं पाई। राइट, बट एनीवेज, ठीक है। देखिए आपके कुछ टाइप्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे एक टाइप अगर आपने देखा हो, कई बार होता है ना कि 5 आइटम्स हैं, और इन 5 आइटम्स को आपने परचेज किया है, और कहता है कि लेट से आपने, ऐसे देख लो, 5 रुपीज में आपने 7 परचेज किया, 7 नंबर्स, यानी क्वांटिटी वाइज जो है आपका 7 आपने खरीदे। और सेलिंग प्राइस के एंड पे आपने क्या किया है कि 6 रुपीज में लेट से आपने बेचे कितने हैं, लेट से आपने बेचे हैं 8 क्वांटिटीज। राइट, तो यहां पर कई बार वो प्रॉफिट पूछता है, मतलब जो आपको रेट दिया हुआ है वो ऐसा है कि 5 रुपीज में आपने 7 क्वांटिटी बेची है, और 6 रुपीज में आपने ये कॉस्ट प्राइस एंड है, एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस एंड है आपका, और ये आपका सेलिंग प्राइस एंड है ना। तो 5 रुपए में आपने 7 किया, और आपने 6 रुपए में 8 किया। तो आपको ये बताना होता है कि यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। राइट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज हियर। सो अब जरा ध्यान से देखो कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप इन केसेस में कैलकुलेट करोगे, और फिर आपको जो शॉर्टकट मिलता है वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या होता है। तो देखो यूजुअली यहां पर लोग क्या करते हैं, लोगों का तरीका ये होता है कि कई लोगों का होता है कि एक एक क्वांटिटी का निकालेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं देखो नंबर्स को रिप्लेस करके ना एप्पल कर देता हूं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस के एंड में आपने 5 रुपए में 7 एप्पल खरीदे, और यहां पर 6 रुपए में आपने 8 एप्पल्स बेच दिए। तो पहला तरीका आपका ये होता है कि एक एक क्वांटिटी का आप कैलकुलेट करो और प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। राइट, तो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस। तो आप कहोगे अगर एक एक क्वांटिटी का निकालूंगा मैं, तो आप कहोगे यहां से 1 एप्पल का अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 1 एप्पल विल गिव यू हाउ मच। अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हो तो आपको मिलेगा 5/7, और यहां से अगर आप निकालते हो 1 एप्पल, तो 1 एप्पल का आपको कितना मिलेगा, यू विल गेट 6/8। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस एंड हो गया एक का, और ये हो गया सेलिंग प्राइस एंड। आपने क्या किया, 1 क्वांटिटी ली है,
बट ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1 लेना जरूरी नहीं है, आप कितना ले सकते हो 4 5 वॉट एवर यू वॉन्ट, इक्वल करना होता है। बट एनीवेज इससे अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप कहोगे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 5/7 और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 6/8। इसी स्टेज में मैं कहूं अगर आपको फ्रैक्शंस हटाने हैं तो आप चाहोगे कि इसको 7 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 8 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं। मतलब कुल मिला के अगर आप इसको 7 × 8 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, तो परसेंटेज में चेंज आएगा क्या? नहीं, परसेंटेज चेंज नहीं बदलता है अगर आप दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। यहां पर आपका हो जाएगा 6/8 × 7 × 8, ऐसे हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली देखिए आपको क्या मिल रही है 5 × 8 और यहां पर आपको मिलता है 6 × 7। ये परसेंटेज चेंज आपको निकालना होता है। तो आप कहोगे 40 आपका 42 हो गया, 40 आपका 42 हो गया। तो 40 अगर आपका 42 हो जाता है तो आपका चेंज कितना होता है 2 का चेंज 40 पर कितना परसेंटेज होता है? 2 का चेंज 40 पर कितना परसेंट होता है? आपका 5% होता है। ठीक है, तो लोग कैसे शॉर्टकट रटते हैं, लोग देखिए ऐसे रट लेते हैं कि 5 को 8 से गुणा कर देते हैं, ये कॉस्ट प्राइस एंड हो जाता है, और 6 को 7 से गुणा कर देते हैं, ये सेलिंग प्राइस एंड हो जाता है। ये आप रट लेते हो, रटना नहीं है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम क्वांटिटीज को इक्वल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये जो वैल्यू होती है, जब मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया कि 1 का निकाल लो, निकालने के बाद दोनों साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस एंड मिल गया, सेलिंग प्राइस एंड मिल गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको तकलीफ कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको ये साफ साफ दिख रहा है अब कि इसेंशियली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्यों होता है ये भी समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक दूसरा प्रश्न देता हूं, आपको फिर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि आपने क्या किया है कि 12 रुपए में, लेट्स से यहां पर क्वांटिटी में लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया है, लेट्स से 17 एप्पल्स यहां पर खरीदे हैं। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस एंड है। ये आपका कॉस्ट प्राइस एंड है, और ये आपका जो सेलिंग प्राइस एंड है सेलिंग प्राइस एंड पे आपको देखना है क्या होगा। सेलिंग प्राइस एंड पे मैं कहता हूं लेट्स से आपने 8 रुपीज में 7 एप्पल्स आपने सेल किए हैं। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस एंड है और ये आपका सेलिंग प्राइस एंड है। और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया प्रॉफिट या लॉस जो भी हो बता दो। आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देगा कॉस्ट प्राइस वाला एंड, सो कॉस्ट प्राइस एंड पे ये हो जाएगा 12 × 7 84, और सेलिंग प्राइस एंड पे क्या हो जाएगा आपका 8 × 17। सो अगर ये 8 × 17 होगा तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लो 17 × 8, या फिर आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। आप चाहो तो इसको 136 लिख दो। ठीक है, अब आपको यहां पर सीपी और एसपी का इक्वल क्वांटिटी केस में वैल्यू मिल गया। अगर ये इक्वल क्वांटिटी केस में वैल्यू मिल गया तो परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज ऐसे निकालोगे, आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप ऐसे लिख लो कि ये 42 का चेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये 42 का चेंज आपको दिख रहा है? 84 में कितना जोड़ोगे तो 136 आएगा। ठीक है, 42 जोड़ने पे तो ये वैल्यू कितनी हो गई? क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ 50% का मुनाफा हो रहा है? यस। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ट्रिक, इट्स जस्ट मेकिंग द क्वांटिटी इक्वल। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? ओके ओके, ऑलराइट, सो दैट इज द आंसर। 50% इज द आंसर हियर। अब देखो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी होती है कि सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। सिनेरियो थोड़ा मैं चेंज करने जा रहा हूं, वो आप देखना ध्यान से। सिनेरियो वो कहेंगे कि आपके पास 2 तरह के एप्पल हैं, ये ध्यान देना। टाइप 1 एप्पल एक हो गया मेरे पास, दूसरा मेरे पास हो गया टाइप 2 एप्पल, राइट। इन दोनों को किसी ने खरीदा है, तो कोई जो खरीद रहा है ना वो 2 तरह के एप्पल्स को खरीद रहा है, टाइप 1 एप्पल और टाइप 2 एप्पल। कहां 52 आएगा? अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा, सॉरी, मैंने 126 समझा इसको, है ना। सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ऑलराइट, परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, नथिंग डिफिकल्ट, है ना। सो मैंने करेक्ट कर दिया। आज मैं अकेला हूं तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास पहुंच रही है कि नहीं। कमेंट करते रहो। सो टाइप 1 एप्पल, टाइप 2 एप्पल। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि लेट्स से महेश ने क्या किया है, 2 तरह के एप्पल्स खरीदे हैं, उनका रेट्स आपको प्रोवाइड करेगा। एक कहेगा उसने लिया है 5 एप्पल्स 7 रुपीज, है ना, मतलब 5 एप्पल्स उसने खरीदे हैं, रेट क्या है 7 रुपए में खरीदे हैं। दूसरा कह रहा है टाइप 2 एप्पल है, जो उसने क्या किया है, उसका जो रेट है वो है 6 एप्पल्स, 8 मे बी एनीथिंग कैन बी गिवन, लेट्स से 11 रुपीज। ये 2 तरह के एप्पल हैं उसके पास। ये परचेज रेट है, ये वैल्यू जो है आपकी रेट है, ये ध्यान रखना आप।
ये रेट है और ये रेट है, ठीक है। और क्या कहेगा वो कि जब ये इसको सेल करता है तो इन दोनों को मिक्स करता है, और जब इसको वो बेचेगा तो बेचने का रेट उन्होंने दे दिया कि 4 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, ये उसका सेलिंग रेट है। तो अब वो आपसे पूछेगा कि अगर हम ये कंडीशन दें, वो कंडीशन आपको दे देगा कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 की क्वांटिटीज को इक्वल मिक्स करना है। मतलब उसके पास टाइप 1 एप्पल है, उसके पास टाइप 2 एप्पल है, और दोनों को क्या करना है, इक्वली मिक्स करना है। तो अगर दोनों को इक्वली मिक्स करना है तो क्वेश्चन यही पूछता है कि सेलिंग रेट जो है वो 485 है, कि 4 एप्पल्स वो सेल करता है 5 रुपीज में, तो आपको बताना है यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए इस तरह के सवालों में आपको क्या करना होता है, पहली बात तो आपको यहां पर क्वेश्चन में लेट से दिया हुआ है कि टाइप 1 की जो क्वांटिटी है, मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी जो भी है टाइप 1 की, ये क्वांटिटी जो है दिस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ टाइप 2। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। हो सकता है वो आपको बोल दे कि ये 1:2 में भी है, तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1:2 में भी दे सकता है, 2:3 में भी दे सकता है। जैसा क्वेश्चन दिया होगा आप वैसा रिएक्ट करोगे। मैंने अभी बोला है कि टाइप 1 की क्वांटिटी टाइप 2 की क्वांटिटी के बराबर है, तो आपको पहला काम ये करना है, आप कहोगे ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है, तो क्यों ना इन क्वांटिटीज को बराबर किया जाए। तो आप बताओ मुझे कि ये 5 है और ये 6 है, तो इसका एलसीएम क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। इसको आप जरा 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 30 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42 रुपीज मिल गया। दूसरे में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 55 रुपीज, ये मिल गया। यानी अगर इनको वो बराबर मिक्स कर रहा है, तो टोटल 60 क्वांटिटीज कितने में पड़ेंगी, 55 और 42, कितना होता है ये हो गया आपका 97 रुपीज में। 55 और 42 कितना हो गया आपका 97 रुपीज में। क्या सभी को ये क्लियर है कि ये 30 क्वांटिटी, 42 और 55 कितना हो गया, 97 रुपीज हो गया। अब मैं जाऊंगा यहां पर और मैं कहूंगा यहां पर वही 30 क्वांटिटी का रेट क्या होगा, ठीक है, समझ में आया, सॉरी 60 क्वांटिटी का। तो कॉस्ट प्राइस के एंड पे जो 60 क्वांटिटी है, ध्यान से देखना, 60 क्वांटिटी जो कॉस्ट प्राइस के एंड पे है उसका टोटल रेट कितना हुआ है, 97 रुपीज हुआ है। और यहां पर जब आप आओगे तो आप कहोगे 60 क्वांटिटी लेंगे तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 75 रुपीज, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया यहां पर क्या प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, तो आप कहोगे यहां पर 22 का नुकसान दिख रहा है मुझे। 97 और 75 में कितना नुकसान है, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5। बट आपको सब्ट्रैक्शन क्या करना होगा, डायरेक्ट क्विकली करना होगा, ठीक है, कि आपको ये आना चाहिए आपके डबल डिजिट को डायरेक्टली कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये वैल्यू आपकी आ गई तो अब आपका परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं, कि ये 22/97% होगा या नहीं होगा। 22/97 फ्रैक्शन में होगा। अब यूजुअली जिस तरह के आपके देखिए एग्जाम में वैल्यूज आ रही हैं, तो आपको ये पूछेगा कि बताओ इसको सॉल्व करके निकालो, ठीक है। तो कभी भी देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके और परसेंटेज आपके फ्रैक्शंस में है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पहली बात तो ऑप्शन से भी थोड़ी हेल्प मिलेगी कि ब्रैकेट डिनोमिनेटर में 97 वैल्यू दी होगी, और अभी मैंने रैंडम नंबर्स यूज किए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या सभी को ये टाइप क्लियर हो गया कि क्वेश्चन बोलेगा कि टाइप 1 और टाइप 2 की क्वांटिटीज को बराबर मिक्स करना है, इक्वल लेना है। तो अगर इनको हमें इक्वल लेना है तो हमने पहले इनको बराबर बनाया, 5 और 6 कितने हो गए, 30, इनको 30 के बराबर बनाया एलसीएम यूज करके। और जब 30 इनको बनाया तो हमने देखा कि टोटल 60 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 97 है। फिर जो सेलिंग रेट हमें दिया हुआ है, उस सेलिंग रेट से हमने निकाल लिया कि भैया 60 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि क्वांटिटी इक्वल करके ही हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सभी को क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरह का सवाल एक करते हैं कि मे बी टाइप 1 और टाइप 2 को इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हूं कि मान लिया टाइप 1 है, उसका रेट यही है 5 एट द रेट ऑफ 6 रुपीज, लेट से ले लिया इस बार। और जो मेरे पास टाइप 2 है उसका जो रेट है लेट से उसने ले लिया 6 एट द रेट ऑफ 7 रुपीज, ऐसे ले लिया, ठीक है। और अभी मैंने ये बोला कि जो टाइप 1 की क्वांटिटी है, और टाइप 2 की जो क्वांटिटी है, ये हमें अब 1:2 में लेना है। ये एक वेरिएशन है इसका जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और जो सेलिंग रेट है वो मैं आपको इस बार देखिए क्या दे रहा हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं 7 एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, मतलब 7 एप्पल्स वो सेल करेगा 7 रुपए में, ठीक है। अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको ये सवाल करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको फिर से पहले काम तो करना है
एलसीएम लेना है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो 5 और 6 का एलसीएम बनेगा 30, लेकिन चूंकि रेशियो मुझे मेंटेन करना है 1:2, तो मैं इसका लूंगा 30, टाइप 1 का मैं लूंगा 30 और टाइप 2 का मैं इस बार लूंगा 60। ये ध्यान रखना, एलसीएम 30 आया, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका 30 बनाऊंगा और इसका मैं 60 बनाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं ये करूंगा तो मैं कहूंगा इसका 30 मतलब 5 इंटू 6, तो ये हो गया 6 इंटू 6 यानी 36 रुपीज, और इसका मुझे बनाना है 60 यानी 10 गुना, तो ये हो गया 70 रुपीज। हुआ या नहीं हुआ? तो क्या ये वैल्यू आपकी हो गई 106? ये वैल्यू आपकी 106 हो गई कॉस्ट एंड पे। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहां क्वांटिटी कितनी है, यहां क्वांटिटी हो गई है 90। हो गई कि नहीं? तो अब ध्यान से एक बात और देखनी है कि जो कॉस्ट प्राइस का एंड है वहां पर मुझे मिला क्या, 90 एट द रेट ऑफ 106 मिला। आपको यही मिला है ना, 90 एट द रेट ऑफ 106, और ये आपका सेलिंग प्राइस का एंड है। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 90 यहां पर लिखा, 106 यहां लिखा, 7 यहां लिखा और 4 यहां लिखा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्या? ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ, या कोई तकलीफ है तो मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया उसको जरा ध्यान से देखो। यहां पर जो वैल्यू थी, आप देखो कि अगर आप रुपी को यहां लिखते हो, अगर आपने रुपी को यहां लिखा है और क्वांटिटी यहां लिखा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर भी हमने डिस्कशन किया, वो यही किया कि रुपी अगर यहां है, क्वांटिटी यहां पर है, तो ये मिला के कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ये मिला के सेलिंग प्राइस हो जाता है। दैट इज द क्वेश्चन। अब यही चीज अगर आप यहां फॉलो करोगे, गलत तरीके से नहीं करना, इसलिए मैंने उसको आपको स्लाइड दिखाया कि आप रुपी इधर लिखो पहले कॉस्ट प्राइस वाली, तो आप कहोगे देखो ये बनेगा 106 बनेगा, और यहां पर आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 90, फिर आप यहां पर कहोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी 4 रुपी और ये हो जाएगा आपका 7। मल्टीप्लाई करिए तो 106 इंटू 7 बना और ये 4 इंटू 90 बना। ठीक है, तो जरा बताओ कॉस्ट प्राइस एंड पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई? क्या आपकी 742 आ रही है कॉस्ट प्राइस एंड पे? यस। और इधर वैल्यू आपकी 360 आ रही है, कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी, राइट। और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 382, है कि नहीं है? 382 माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपका जो परसेंटेज लॉस यहां से निकल के आएगा वो आएगा 382 बटा 742 इंटू 100। देखो मैंने वैल्यूज को रैंडम पिक किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उतना उसमें ना जाना कि ये वैल्यू एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होनी है, क्या होनी। दिस इज अ रैंडम वैल्यू आई हैव चोजन। यूजुअली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप उनकी बात करोगे तो वो बेसिकली 2 डिजिट फ्रैक्शंस होते हैं डिनोमिनेटर में, ना कि 3 डिजिट। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया अभी कि मैंने क्या समझाया है? मैंने समझाया कि टाइप 1 जो खरीद रहे हो तुम, उसका रेट दिया हुआ है, टाइप 2 जो खरीद रहे हो उसका रेट दिया हुआ है, और जो टाइप 1 और टाइप 2 की क्वांटिटी का रेशियो उसने बोल दिया कि 1:2 है। तो अगर वो 1:2 में है तो उसको कैसे आप ऐसे कंप्यूट करोगे, ये आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो यहां पर 1 क्वांटिटी करके भी आप निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट राइट, ओके, बिकॉज वो फिर फ्रैक्शन में वैल्यू ले लेगा और वो फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो आपको समझना है कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं लेनी है। तो अभी कभी भी देखिए, अगर आपको इस तरह के टाइप वाइज क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, अगर आप ये चीज समझ पाते हो कि हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? किसी ने इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, दैट्स वंडरफुल, है ना। ऑप्शंस देखो जब होंगे तो ये वैल्यूज निकल जाती है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको कैलकुलेट करने में भी। अब देखिए एक पॉइंट पे हम और थोड़ी सी बात करेंगे, स्पेशली जो एलिगेशन का इस्तेमाल होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो अभी एलिगेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको एक चीज थोड़ी सी समझाना चाहता हूं कि एलिगेशन एक्चुअली क्या होता है, राइट। देखो अभी क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूं कि लेट्स से अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज की, आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमेशा किस पे बेस होता है? कॉस्ट प्राइस। और ये इसका क्या होता है? डिफॉल्ट बेस होता है। डिफॉल्ट बेस आप समझते हो इसका मतलब क्या है? मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब देखो होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास कोई क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का मैंने आपसे बोला कि मैंने 1/3 जो है 30% प्रॉफिट पे निकाला है, लेट्स से मैंने प्रोवाइड किया, और मैंने कहा कि जो बाकी का 2/3 है वो मैंने 40% या लेट्स से उसको मैंने 15% के प्रॉफिट पे निकाला। अब इस क्वेश्चन में एलिगेशन या फिर वेटेड एवरेज का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है ये आपको समझना है, और कब नहीं हो सकता ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिए हुए हैं ऑन डिफॉल्ट बेस कॉस्ट प्राइस, तभी आप एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, तभी आप वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? सिर्फ बोला प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप कैसे लगा सकते हो यहां पर वेटेड एवरेज या एलिगेशन? आप कहोगे कि देखो इन दोनों का जो रेशियो है
वो 1:2 है कि नहीं इनका 1:2? यस, इनका रेशियो 1:2 है। क्वांटिटी रेशियो आपको प्रोवाइडेड है। तो होता क्या है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपके कॉस्ट प्राइस पे ही बेस्ड है, राइट, दोनों अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेस्ड है, तो आप कहोगे ये वैल्यू हुई 1:2। तो आप कहोगे कि देखो ये 30% और 15% तो ऐसे मैंने लिख दिया, और ये क्वांटिटी रेशियो हो गया 1:2। अब आप क्या करोगे कि इनका अगर कंबाइंड निकालना है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिर्फ ऐसे लिखना है कि प्रॉफिट जो नेट होगा, वो जो फॉर्मूला नहीं होता है आपका वेटेड एवरेज का, A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 होता है कि W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 होता है, वही लगाना है। अब आप कहोगे ये हो गया 30 × 1, 15 × 2 30, यानी ये हो गया 60, 60/3, यानी कितना हो गया वैल्यू आपका 20%। क्लियर? अब देखो ये एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये सेम बेस पे दिया होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको अभी छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत भीषण क्लैरिटी मिलेगी यहां पर, बहुत भीषण क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे कई बार अगर जैसे लेट से मैंने पेपर बनाया, इन केस, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है, मुझे मिलेगा ही नहीं बनाने को, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे क्यों देंगे वो बनाने को, है ना। तो वो क्या करेंगे, जब वो पेपर बनाएंगे तो यूजुअली कॉस्ट प्राइस दिया, लेकिन देखो एग्जामिनर थोड़ा सा खेल कर सकता है आपके साथ, और उस खेल के लिए तैयार रहो। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने लेट से आपसे कहा कि एक वैल्यू मैंने आपको दी है प्लस 25% यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा है आपके सामने कि ये जो वैल्यू है ना, ये 1/4 वैल्यू यहां पर गई है 25% पे, और 3/4 वैल्यू आपकी लेट से गई है, ये 3/4 वैल्यू मैंने आपके सामने लिखा है, और ये 3/4 वैल्यू मान लेते हैं कि ये गई है -20% लॉस पे। बहुत इत्मीनान से समझना, -20% लॉस पे। ठीक है, अब लेट्स से मैंने क्वेश्चन में आपके सामने ये बोला, मैंने आपको ये बोला कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने दिया है, जो मुझे 1/4 बेचने पे हुआ है, ये उसके कॉस्ट प्राइस पे ना होकर सेलिंग प्राइस पे। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहा हूं, मैंने सिंपली ये बोल दिया कि ये जो 1/4 आर्टिकल आपने सेल किया है, उसका जो 25% का प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, वो सेलिंग प्राइस पे है, ये मैंने बोल दिया आपको। और ये जो 20% है ये डिफॉल्ट है, इसको कुछ नहीं बोला कि 20% का लॉस है इसमें, इसमें नहीं बोला कि बेस सेलिंग प्राइस है। तो देखो भैया आप ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो नॉर्मल तरीका बताया उससे भी आप कर लोगे। आप कहोगे 20% का 3/4 निकालेंगे तो आप कहोगे -15% बनेगा नेट। 3/4 ऑफ 20 बनेगा या नहीं बनेगा? -15। यहां मत लिख देना 1/4 ऑफ 25, गए आप काम से। आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे, और अगर आपने इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट किया श्रीमान जी, तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है मेरी, ये सेलिंग प्राइस पे है। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट देगा? कई लोग कह रहे हैं 33.33%। परसेंटेज को मैंने कहा था अच्छे से सीख लो, ठीक है। 25% का प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे है तो कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा सर जी बताइए? क्या वो 20% होगा या नहीं होगा? यस, 25 कहां से ला रहे हो? वो 20% का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर। 25% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20%। अब इस 1/4 पे 20% अगर आप निकालोगे तो ये आपको देगा 5%। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10%। क्लियर और नॉट? तो एग्जाम में आपको ये चीज टेस्ट नहीं की गई है अभी तक कि जब वो फ्रैक्शन में इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो उन्होंने कोई एक वैल्यू सेलिंग प्राइस पे दी हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग सिनेरियो में इस तरह से आपको टेस्ट किया जा सकता है कि वो आपसे सीधा बोल देंगे कि एक काम करो ना, एक सेलिंग प्राइस पे दे दिया बेस पे और एक कॉस्ट प्राइस के बेस पे दे दिया, और बोलो। तो कई लोग कह रहे हैं कि 33.33% होगा। कैसे भाई बताओ जरा, मुझे समझाओ। देखो कई लोग 20% मेरा एग्री भी कर चुके हैं, कई लोग अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं 20% नहीं होगा। देखो बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, अगर आपने लगाया होता तो आपको दिक्कत नहीं हुई होती। 20% सही है या गलत? ठीक है, मैंने भी यहां मिस्टेकनली लिखा है 20 सही नहीं है एक्चुअली, राइट। देखो कैसे सही होगा, आपको बस इतना देखना है, सीपी है और एसपी, जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी कम होगा या ज्यादा होगा? सीपी कम होगा या ज्यादा होगा? सीपी आपका कम होगा जब भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को अगर आप सीपी के बेस पे निकालोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, कम नहीं आएगी। तो ये चीज मैंने गलत लिखी है, ये वैल्यू। अच्छा है कि आप लोग समझ गए हो कि मेरी गलतियां भी आप सुधार रहे हो। ये 33.33% ही आएगा, लॉजिकली आप देख सकते हो, ठीक है।
क्योंकि सीपी की वैल्यू ही कम होगी। अगर सीपी कम होगा तो कम बेस पे परसेंटेज ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां ये 5 नहीं होगा, ये रादर आपका यही वैल्यू 33.33/4 हो जाएगा, ठीक है, 33.33/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल सही मुझे करेक्ट किया है। एंड देन हम नेट निकाल लेंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरा जो आइडिया था वो आपको समझ में आ गया। आइडिया यही था कि एग्जामिनर इसको टेस्ट कर सकता है सेलिंग प्राइस बेस पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नेवर फॉरगेट इट, राइट, कि एक वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस पे होगी तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन देखिए मैं जो पॉइंट यहां मेक करना चाहता हूं आपको अभी बहुत बेहतर समझ में आएगा। मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखी, लेट से +1/4, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर वैल्यू आपके सामने क्या लिखी है, +1/4। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और मैंने आपके सामने यहां वैल्यू लिखी है +20%, ध्यान देना, मैंने आपके सामने वैल्यू क्या लिखी है, +20%, ठीक है। एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां वैल्यू लिखी है +20% और अगर मैंने इसको सेलिंग प्राइस पे लिखा है ऑन द बेस ऑफ सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखना, और मैंने यहां पर वैल्यू आपके सामने लिखी है +3/4, +3/4 की जो क्वांटिटी आपकी जा रही है, ये कैसे जा रही है ये भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि यहां पर जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, मान लेते हैं कि वो वैल्यू है -20%, और ये भी आपका कहां पर है, सेलिंग प्राइस के ऊपर है। ध्यान से देखना, यहां पर दोनों वैल्यूज मैंने सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखी है, एक 20% सेलिंग प्राइस का है, एक 20% सेलिंग प्राइस का है, दोनों का बेस क्या है, सेलिंग प्राइस है। मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूं, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आपसे मैं कहूंगा इसको पहले कन्वर्ट करो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% एसपी। तो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, आपको पता है, वैल्यू बढ़ जाएगी और ये 25% आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, +1/5 -1/4 +1/4 बनाता है, तो ये +25% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यहां पर जरा ध्यान से देखना कि ये -20% का लॉस है, -20 आपको देगा +1/5, तो -1/6 बनेगा ये अल्टीमेटली। तो अगर मैं लॉस की बात करूंगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो ये 1/6 आएगा माइनस में। ये होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर का गेम, यानी आप 16.66% की बात कर रहे हो। अब जरा एक बात बताओ, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे नेट आपको यहां पर दिख रहा है कि ये 25/4% का नेट देगा? यस, क्लियर, बहुत आसान है। और ये वैल्यू कितना देगी फ्रैक्शन में, 3/4 × 1/6, वो भी नेगेटिव। आप कहोगे 3 दूना 4 हो जाएगा, ये -12.5% बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है, ये -12.5% यहां पर आपको देगा। 3 से 6 कट जाएगा और 1 और 4 आपस में 1/8 दे देंगे। ये जो 25/4 है, अगर आप इसको लिखोगे, डिवाइड करके लिखना चाहते हो, तो ये 12.5 का भी आधा होगा, 6.25% होगा। इसकी जो वैल्यू नेट निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? क्या ये आपको -6.25% दे रहा है और ये लॉस हो रहा है? क्लियर है सभी को? क्या सभी को ये बात क्लियर है जो मैंने लिखी है यहां पर, कि नेट अगर हम इस सिनेरियो में कैलकुलेट करेंगे तो मुझे -6.25% का लॉस मिलेगा। सभी को क्लियर है? अच्छा, अब मैं जो यहां समझाना चाहता हूं उसी से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये किस बेस के ऊपर आया लॉस? ये आया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आया है या नहीं आया है? यस, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस पे लॉस आया है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, कंफ्यूज मत होना, समझना, क्योंकि ये सब चीजें कोई समझाता ही नहीं है। ये सेलिंग प्राइस के बेस के ऊपर था, ये भी सेलिंग प्राइस के बेस के ऊपर था। मैं कहूंगा कि अगर दोनों सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस पे हैं, लेट्स से कि मैं टोटल लॉस सेलिंग प्राइस के बेस पे निकालता हूं, तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा करके देखो, 1/4 अगर 20 का आप निकालते हो, नोइंग कि वो सेलिंग प्राइस का बेस है, ये आपको देगा +5% देगा या नहीं देगा? यस। 3/4 अगर आप निकालते हो -20% का, जो कि सेलिंग प्राइस के ऊपर ही है, तो ये वैल्यू आपको -15% देगा या नहीं देगा? यस। तो मैं कहूंगा कि इस केस में आपका नेट क्या आ रहा है, क्या आपका -10% आ रहा है? जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि दोनों जो सेलिंग प्राइस के बेस पे वैल्यूज दी हैं, सेलिंग प्राइस के बेस पे जो दोनों वैल्यूज दी हैं, 20 यहां पर दिया हुआ था सेलिंग प्राइस पे, तो मैंने कहा ये 5% हो गया सेलिंग प्राइस का। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यहां -20% था सेलिंग प्राइस के बेस पे, उसका 3/4 मैंने निकाला, तो ये -15 आ गया। तो इनका जब मैं नेट निकाल रहा हूं तो मुझे मिल रहा है -10%। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। अब मैं एक से आपसे छोटा सा सवाल अगर पूछूं कि वो वैल्यू जो आई वो आई -6.25, ये वैल्यू आई -10%। क्लियर? 1/4 का 25%, 25 देखो कॉस्ट प्राइस पे था। मैं अभी कह रहा हूं कि आप कॉस्ट प्राइस छोड़ दो, जो दोनों वैल्यू सेलिंग प्राइस के ऊपर दी हैं, जरा इन पे निकाल के देखते हैं कि जो वैल्यू मुझे मिलेगी
क्या वो वाकई में लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे है? अगर ऐसा है तो हम सीधा निकालेंगे, वरना हम ये समझ जाएंगे कि भैया कॉस्ट प्राइस लेके ही हमेशा चलना है। अगर सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा, कि लेट से इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बेस देके कि बताओ नेट जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है सेलिंग प्राइस पे वो कितना होगा, तो क्या मैं सीधे सेलिंग प्राइस का यूज करके ऐसे निकाल सकता हूं, या मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल के उसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यही मैं जानना चाहता हूं। तो आप जैसे ही इसको देखोगे और आपको समझ में आएगा कि ये -10% जो वैल्यू आपको दे रहा है, +5% और -15%, -10%, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वैल्यू हो सकता है कि 10% हो ऑन सेलिंग प्राइस लॉस, पर क्या ऐसा है? ये आप बताओ, क्या ऐसा है? यहां जो वैल्यू आपकी -6.25% का लॉस आया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये था -1/16। अगर आप सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालोगे तो आपको मिलेगा +1/15। मिलेगा या नहीं मिलेगा? +1/15 अगर आप निकालते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आती है? 6.2/3%। लेकिन यहां जो वैल्यू आपको मिल रही है 10% लॉस ऑन एसपी, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर सेलिंग प्राइस में भी दोनों वैल्यूज दी हो और मुझे सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूं। क्या सभी को क्लियर हुआ मेरी बात? यू हैव टू गो टू द कॉस्ट प्राइस रूट। ये बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में सवाल घूमेगा और जल्दी जल्दी में तुम सेलिंग प्राइस के ऊपर ऐसे लगा के आ जाओगे और धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूरा केस लेके समझाने की कोशिश करी है आपको कि अगर दोनों सेलिंग प्राइस भी दिए हुए हों तो भी कुछ नहीं करना है आपको, पहले इनको कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेट निकालना पड़ेगा। जब उसका नेट निकल आएगा देन यू विल से, और कहोगे कि भैया कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस ये है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर इतना होगा। दिस फंडामेंटल क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे गलत होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर मैं इस रेशियो को ऐसे लिख रहा हूं 1/4 3/4, ये केस आप तुरंत ही वेटेड एवरेज का केस बना सकते हो। कैसे? ये रेशियो क्या है? 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। यहां पर ये वैल्यू कितनी है? 25% कॉस्ट प्राइस पे, तो ये +25% हो गया। यहां पर ये वैल्यू कितनी है? -1/6 आई थी कॉस्ट प्राइस पे, यानी -16 2/3 बनता है शायद ये। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इस रेशियो में आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी एलिगेशन लगा सकते हो। पर मैंने अभी आपको क्या समझाने की कोशिश करी है? मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आप एलिगेशन लगाओगे, जब भी आप एवरेज का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करोगे, या फिर जो मैंने सीधा रेशियो सिखाया है वो यूज करोगे, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का बेस आपको लेना है, जो प्रॉफिट परसेंटेज का बेस लेना है आपको, वो क्या होना चाहिए? वो सीपी ही होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर एसपी दिया है भैया तो उसको सीपी में कन्वर्ट करो, अगर नहीं करोगे तो मामला हो जाएगा सब कुछ गड़बड़। तो ये आज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आज मिली है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे चेंजेस एग्जाम में हो सकते हैं। ये बहुत ही माइनर चेंज है, बट लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, तो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती तो लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब देखिए अभी करना क्या है हमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फ्री आइटम्स पे क्वेश्चंस आपके अभी नहीं हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, कि फ्री आइटम्स के क्वेश्चंस भी कुछ हो जाएं, और साथ ही साथ जो भी कुछ क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है ना, अभी करवाएंगे 1-2 क्लास में और, है ना। एंड फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और थोड़ा सा मैं आपको अभी गाइडेंस देना चाहता हूँ कि अभी आपको कैसे क्वांट को तैयार करना है लास्ट डेज में। ऑलराइट, सो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए अभी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज ले लिए, राइट। तो एक मेरा पर्सपेक्टिव तो हमेशा है कि क्वांट को कैसे इंप्रूव करना है, पर जो टॉपर्स के पर्सपेक्टिव है वो क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 17 का भी इंटरव्यू हो चुका है, आगे आपको मिलेगा चैनल पे। ऑल इंडिया रैंक 28 का भी इंटरव्यू हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक 12 का इंटरव्यू होने वाला है, ऑल इंडिया रैंक 22 का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, AIR 5 पहले ले चुका हूँ, AIR 1 पहले ले चुका हूँ, राइट। AIR 32 हो चुका है, AIR 445 हो चुका है, और एक इंटरव्यू 2 इंटरव्यू और भी हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देयर इज माई एक्सपीरियंस, देन what I get from them, right, is also important. I learn a lot from them. They are the toppers of the exam. They know much more better than me right now कि एग्जाम में क्या करना है, राइट। ठीक है, सो देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनसे मैथ्स के बारे में बहुत कुछ पूछता हूँ,
इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा जाता है, उसके पहले और बाद में भी बहुत कुछ पूछता हूं मैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट कवर नहीं किया है, ठीक है। दे हैव नॉट कवर्ड एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनसे सिमिलर मिलती हैं, जो शायद मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। दे ऑल्सो डिड ऑप्शन एलिमिनेशन। उनका कहना था कि 17 के एग्जाम में वो अच्छा स्कोर इसीलिए कर पाए बिकॉज दे यूज्ड एवरीथिंग, दे यूज्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। कुछ टॉपर्स ने तो उन्होंने ये भी मुझे बताया है कि जो जिसको मैं बोलता हूं विजुअल मैथ्स, वो भी वो लोग करते हैं ऑटोमेटिकली, वो लोग धीरे धीरे करने लगे कि जैसे लेट्स से कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर इस तरीके का प्रोवाइडेड था तो उन्होंने रेडियस को मेजर करने की कोशिश करी कि भैया बीच वाले का रेडियस अगर निकालना है तो लगभग कितना हो सकता है, और उन्होंने ऑप्शंस एलिमिनेट किए। क्लियर है नॉट? तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि कई लोग जो होते हैं जब ये चीजें मैं पढ़ाता हूं तो उसकी बुराइयां करते हैं, राइट। बट जब मैं इन लोगों से बात करता हूं ना तो वो लोग इन चीजों को सप्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझसे पढ़े थे, बट चूंकि वो लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे थे, खुद से चीजें कर रहे थे, तो उनको कई चीजें खुद समझ में आई। शायद उस लेवल तक नहीं आई जितना मैं करता हूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शायद टीचर के गाइडेंस से चीजें नहीं सीखी, उन्होंने खुद से ये चीजें ईजाद करी कि भैया सवाल ऐसे भी हो सकते हैं। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आप सब्जेक्ट के साथ टाइम बिताओगे ना, और अगर आपकी नेचुरल थिंकिंग इवॉल्व करेगी, जो आपकी नेचुरल थिंकिंग है, आप हमेशा लॉजिकल सीखोगे। दैट बाय डिफॉल्ट, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉफिट परसेंटेज का डिफॉल्ट बेस कॉस्ट प्राइस होता है, ऐसे ही तुम्हारी जो डिफॉल्ट सोच है ना वो बड़ी लॉजिकल है। तो जब भी उसको मौका मिलेगा, देखो प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप स्कूल में हो नहीं, इति सिद्धम लिखना नहीं होता है, तो जब आप खुद से पढ़ रहे होते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो नेचुरल थिंकिंग है वो बाहर निकल ही आती है। यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ बेटर वे ऑटोमेटिकली बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर, दैट इज व्हाट यू आर। क्लियर और नॉट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं ये कह रहे थे कि सारे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इनको थियरी नहीं आती थी, ठीक है। बट इनका ये कहना था कि ये कभी इस चीज से ऑब्सेस नहीं थे कि इन्हें कोई बहुत रिमार्केबल चीज पढ़नी है, बट ये था कि भाई छोटी छोटी चीजों में अपने आप को कैसे बेहतर करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और इस वजह से ये एग्जाम में ज्यादा बेहतर कर पाए। उन पेपर्स में 17 में जो कठिन पेपर थे, राइट, एब्सोल्यूट सेंस में देखोगे तो हाँ ठीक है, ये सवाल आपने नहीं देखा तो वो कठिन हो जाता है, बट दे हैड सर्टेन वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उन्होंने वो क्वेश्चंस किए और मैथ्स में भी उस साल भी 180 के ऊपर नंबर उनके हैं, ठीक है, 180 प्लस। सो मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टिक टू लिमिटेड थिंग्स। जैसे यूट्यूब पे भी आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, देखो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आता है जो शायद आपके काम का भी ना हो, ठीक है, ऑलराइट। मेरी कोशिश होती है कि मैं काम की चीजें पढ़ाऊं, ऑल्दो ये भी कई लोगों को लगता है कि आउट ऑफ द वे है, ये आउट ऑफ द वे नहीं है, ये आपकी नेचुरल थिंकिंग को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको समझना, मैं चाहता हूं आप थोड़ा बेहतर सोचें। अगर आप बेहतर सोचोगे तो एग्जाम में कई सारे सवाल आपके जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें कम समय लगेगा, तो जो लंबे सवाल होंगे वो आप थोड़ा आसानी से कर पाओगे, उसके लिए आपके पास समय होगा, ठीक है। दूसरा एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि इन लोगों ने मॉक टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, राइट। मतलब ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे मिल रही है कि मॉक टेस्ट इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अभी कल जिन टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने वेट नहीं किया कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि सिलेबस कह रहा है कभी खत्म ही नहीं होता है। आपने एक चैप्टर एक बार पढ़ लिया, फिर लगेगा कि यार दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, तब शायद मॉक के लिए हम रेडी होंगे। एक बार और पढ़ लेंगे तो और अच्छा होगा, फिर हम मॉक के लिए रेडी होंगे, और वो साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक चैप्टर खत्म करते हो दूसरा भूल जाता है। तो इनका ये कहना है कि मॉक को स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। डू नॉट वरी अबाउट योर स्कोर्स, डू नॉट वरी अबाउट स्कोर्स, बिकॉज स्कोर्स तो आपको फाइनल डे में स्कोर करना है, शुरू में इंप्रूवमेंट करना है। तो उनका ये कहना है कि मॉक से क्या होता है ना, आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती है। क्या होता है? मिक्स प्रैक्टिस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चन लगा रहे हो, आप मॉक जब कर रहे होते हो तो हर तरह के सवाल होते हैं, तो आपका हर एक टॉपिक रिवाइज होता रहता है। तो एक ये बहुत कॉमन चीज है कि इन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं और अच्छे से दिए हैं, ये आपको समझना है, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट करने हैं। मैं सबसे ये पूछता हूं कि क्या क्वांटम कैट बुक मैंडेटरी है, ठीक है। सो उनका ये कहना है कि देखो तुमने सब कुछ अगर खत्म कर लिया है, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट में भी आप कर पा रहे हो, देन यू गो विद दिस बुक क्वांटम कैट, अदरवाइज नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उनका ये कहना है कि मॉक टेस्ट में कैट वेट वाले सवाल वो लोग डाल ही देते हैं,
तो उनका ये कहना है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये तब है जब आप खूब सारे मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, आपने बेसिक सिलेबस भी खत्म कर लिया है और आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, देन यू कैन गो विद दिस क्वांटम कैट बुक। प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल मना कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं ये काम अगर करना भी है तो मेंस में करना, प्री में मत करना, ठीक है। प्रीलिम्स में उनका कहना है आप प्रीलिम्स के जितने मार्क्स दे सकते हो दो, और जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट कर लो। एटलीस्ट लास्ट मंथ में तो आप रेगुलर मॉक दो, फरवरी में रेगुलर मॉक दो, और अगर आपसे बात की जाए जनवरी में, सो जनवरी में आप कम से कम वीक में 2-3 मॉक तो आप दो मॉक तो कम से कम देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां नहीं बोल रहा हूं, मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है, और आपको बता रहा हूं मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के, दे आर द गाइज हु हैव क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये अब इनका अटेम्प्ट मुझे शायद लग रहा है सेकंड है, शायद अभी क्लियर नहीं है मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट, clear or not? Try to understand. And the paper that came into the exam was 17 was a very kind of paper, वो बहुत एक sudden change हुआ था SSC में, clear or not? But they were not so much into that particular, उस तरह से वो तैयार होकर नहीं गए थे कि भाई मैं इस तरह के पेपर के लिए तैयार हूं, जिस तरह का पेपर आया, बट स्टिल दे मैनेज वेरी गुड स्कोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके बेसिक्स क्लियर थे और प्रैक्टिस अच्छी थी। सो उन्होंने क्या किया कि दे मैनेज विद देयर अल्टरनेट अप्रोचेस। सो मैथ्स में देखिए मैं बता रहा हूं स्कोर उस साल किनके कम आए हैं, जिनके पास अल्टरनेट अप्रोच बिल्कुल थी ही नहीं, उनके स्कोर कम आए हैं। जो ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं जानते हैं, जो शायद कुछ अल्टरनेट नहीं सोच सकते हैं कि भाई डायग्राम है, एरिया काट दिया गया है तो साफ साफ दिख रहा है कि आधे से कम है, जो लोग इस तरह से सोच रहे थे ना, दे डिड वेल इन द पेपर। बट क्या होता है कि जो बिल्कुल थियोरेटिकल प्रिपरेशन करके गए हैं, दे फेस द प्रॉब्लम। और ये पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं एसएससी के, जो ये रैंक्स आपके सामने लिखी हुई हैं, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया। इनके मार्क्स पता है आपको कितने हैं सीजीएल 17 में? ही इज एसएससी टॉपर इन मैथ्स, 193 मार्क्स। मुझे किसी ने बताया था कि 189 मार्क्स हाईएस्ट है सीजीएल 17 में, बट इट वाज 193। इनकी स्ट्रैटेजी भी मैं जल्दी ही आपको चैनल पर डाल के दूंगा, ठीक। सो व्हाट इज माय आइडिया इज टू टेल यू द राइट थिंग्स, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम व्हाट दे हैव डन। सो ये मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात तो एसएससी एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, इवन विद द वीकनेस। आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल इंडिया रैंक 28। ही स्कोर्ड 165 इन मेंस, प्रीलिम्स सॉरी, प्री में उनके 165 मार्क्स थे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपको पता है? 50, 50, 50 एंड 15। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और ये आपका क्या हो गया? जीए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वॉज हिज वीकेस्ट पोर्शन। ही टोल्ड मी कि ही वॉज नॉट गुड इन जीए। तो उसने कहा कि जीए मेरे को ना इंप्रूव कर पाया ना हो रहा था, बट कह रहा था दीज 3 सेक्शंस आई वॉज टारगेटिंग टू डू गिव माई बेस्ट, राइट। ही वॉज सेइंग कि आई वॉज कंसिडरिंग कि मैं 3 में ही दूंगा पेपर, मेरा 3 ही 150 नंबर का पेपर है मेरा, तो जीए में जो मिलेगा मेरे लिए बोनस है। बट कैन यू लुक एट दिस एफिशिएंसी? 50, 50, 50, क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन हैव वीकनेस but still you can get top rank. He got all India rank 28. Weakness in GA. So what I'm trying to tell you, if you are little weak somewhere, you give your best to improve. अपना बेस्ट दो कि तुम इंप्रूव करो, पर तुम्हें डरना नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि you play with your strength also. मैं कह रहा हूं एग्जाम के दिन के एक दिन पहले तक तुम कोशिश करोगे कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो, that you try your best. But let's say कि there is some weakness, ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इनका एटीट्यूड था कोई बात नहीं, तुम 150 नंबर हमें कम से कम मिले। वो कह रहा था कि आई वॉज रेडी कि कट ऑफ अगर मेरा निकालेगा तो तीनों से मिलकर निकल जाए मेरा कट ऑफ, मेंस में देख लेंगे फिर हम, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इवन विद लिटिल वीकनेस इन वन सेक्शन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ऐसा नहीं कि मत तैयार करो, लेकिन जो ये थॉट्स बीच में आने लगते हैं कि यार मेरा ये सेक्शन थोड़ा कम तैयार है, इसको डोमिनेट मत होने दो। अपनी कोशिश करो कि इंप्रूव करो, जितना होगा सही है। स्टेज 1 क्लियर करो, स्टेज 2 में फिर फोड़ो,
ठीक है, रैंक आपकी निकलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगी। तो मैं आपको देखिए फिर से ये समझाने की कोशिश करता हूं कि दीज टॉपर्स आर नॉट एलियन। ऑल इंडिया रैंक 28 इज BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, नॉट BTech, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, he was working through CHSL, now he cracked first attempt CGL, and this is one attempt exam. This is not an exam where you need multiple attempts. एक अटेम्प्ट में यार ये लोग निकाल सकते हैं, ये लोग कोई एलियन लोग हैं क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम किस डिपार्टमेंट में हो, तुमने BA किया है, तुमने BSc किया, तुमने कुछ भी किया है, तुम इसको निकाल सकते हो अगर सही तरीके से आपने काम किया है तो, राइट? इफ यू आर इन ए रैट रेस नथिंग विल हैपन। इफ यू आर स्टिकिंग टू योर स्ट्रैटेजी, राइट, यू कैन मेक इट। और ये इतने यंग बच्चे मुझे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, मीटिंग देम, कि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूं, मैं आपको और अच्छे से चीजें बता सकता हूं कि इस एग्जाम को निकालने के लिए 4 बार नहीं चाहिए, आपको 1 बार चाहिए। कुछ कमजोरियां हैं तो भी निकाल सकते हो। और ये भी मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप इनसे मिलोगे तो हर टॉपर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि आपको ऐसा भी नहीं है कि देयर इज सम फिक्स स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? एक टॉपर मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा है कि वो कभी जो है पढ़ ही नहीं पाते थे आधे घंटे लगातार, 15 मिनट के बाद वो फेसबुक चेक करते थे, राइट? एवरी 15 मिनट स्टडी देन फेसबुक, 15 मिनट स्टडी देन फेसबुक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उसने कहा कि मेरा टारगेट था सर कि मेरे को दिन में इतना करना है तो करना है। अब बीच बीच में मैं ब्रेक ले लेके पढ़ता था क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाता था लगातार। एक मेरा पर्पज ये है ना कि ये टॉप रैंकर दिखा के ना आपको ये बताने की जरूरत है ना कि तुम जो भी कर रहे हो गलत नहीं कर रहे हो, तुम जैसे भी कर रहे हो तुम यूनिक हो अपने आप में। द थिंग इज कि तुम्हारा टास्क पूरा होना चाहिए। अगर तुम फेसबुक कर रहे हो तो भी तुम गलत नहीं हो। तुम्हें ऐसा नहीं कि फेसबुक बंद कर देना चाहिए, बंद करोगे 10 दिन बाद फिर से आ जाओगे। सवाल यह है कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो टारगेट आज का है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो करो। तो इससे होगा क्या कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम जैसे भी हो तुम अच्छे हो। तुम इंस्टाग्राम में लोगों को जाके निहारते हो तो कोई बुराई नहीं है, करो, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहो। समझ रहे हो ना आप? वो बहुत जरूरी है, वो प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि भाई मेरा टारगेट। सबके मैंने देखा सबकी थोड़ी टारगेटेड स्टडीज थी, दे आर वेल मैनेज्ड पीपल, ठीक है? ये मैंने देखा है कि इनकी टारगेटेड स्टडी अच्छी थी। इनके मैक्रो टारगेट्स होते थे कि भाई मेरे को टारगेट्स करने हैं, इतना काज करना है, राइट? जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैड सर्टेन प्लान अ डे बिफोर, रात को सोने के पहले ही मेड ए प्लान कि कल मुझे इतना करना है। तो वो चीज होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो सोऊंगा नहीं। देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर प्रिपरेशन, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है? समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो तुमको ये भी नहीं करना है कि तुम्हें, मैं बार बार बोलता हूं कि देवदास बनना है, तुम्हें देवदास नहीं बनना है तैयारी के दौरान, ठीक है? You need to be very happy during preparation and stick to your plan. Make a plan and stick to it. Change it when it is needed. ऐसा नहीं कि कोई आया YouTube पे और बोला ऐसा नहीं करना है, ये 100 सवाल कर लो तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम फिर पलट गए, है ना? तो keep your resources limited. Resources should not be unlimited. जितना अनलिमिटेड रिसोर्स आप बिल्ड करोगे ना, उतना ही आप अनसेटिस्फाइड रहोगे और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी खराब है, आपकी तैयारी खराब है, आपकी तैयारी खराब है। तो अगर कोई YouTube पे कह रहा है कि देखो ये बेस्ट सवाल की सीरीज में लेकर आया हूं, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस, राइट? दैट डज नॉट मीन कि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। अपने आप को अपग्रेड करो, बट मेरा कहने का मतलब है थंबनेल देख के वीडियो मत देखो, ओके? कि कोई थंबनेल आ गया और थंबनेल तुमने देखा और वीडियो के अंदर घुस गए। फॉलो 1 or 2 मेंटर्स ऑन यूट्यूब, स्टिक टू देम, ठीक है? किताबें हैं, किताबों से सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? हर कोई बोल रहा है लगाना चाहिए, ठीक है? इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 का एग्जाम भी दिया है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि 18 के एग्जाम में आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, साथ ही साथ मॉक पे अच्छे से फोकस करना है, राइट? क्वांटम कैट बुक की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास खूब सारा टाइम है और आप बोर हो रहे हो कि यार करें तो क्या करें, तो क्वांटम कैट ले लेना। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज दैट यू हैव टू यूज इट ड्यूरिंग द मेंस। फॉर प्रीलिम्स वर्क ऑन योर कैलकुलेशन, आप अपने कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उनसे भी चीजें सीखिए। बहुत ज्यादा डेविएट मत रहिए, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं यूट्यूब के रिसोर्सेज को थोड़ा मिनिमाइज रखिए, ठीक है? अभी सबके क्रैश कोर्स शुरू होंगे, 60 डेज क्रैश कोर्स, 30 डेज क्रैश कोर्स, राइट?
फॉलो 1 और 2 टीचर्स, उनके वीडियोस आप देख लिया करो। सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि वहां से मिल जाएगा दवाई, वहां से दवाई, वहां से दवाई, बटोर के कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अगले साल भी यही करूंगा, जब टॉपर्स आएंगे तो लाके बिठाऊंगा आपके सामने, वो भी यही बोलेंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कमाल की चीजें करी थी, बड़ा अच्छे से करी थी, हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, प्लानिंग अच्छी थी, टारगेट्स अच्छे थे और हमने क्रैक कर लिया। क्लियर ना? देखिए, कोई कह रहा है बिना मॉक के संभव है सर। देखिए, बिना मॉक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से यू आर ए बैट्समैन, ठीक है, और आप अपने घर पे क्या कर रहे हो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रेट ड्राइव लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, मे बी अपने भाई की हेल्प ले रहे हो, 2 लोग हो आप, ठीक है, तो आप सारे ड्राइव्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, और आपको ठीक ठाक आ गया, स्ट्रेट ड्राइव ऐसे लगाना है, 6 ऐसे मारना है, मिड ऑन मिड ऑफ वाला, कवर ड्राइव ऐसे लगाना है, लेट्स से आपने सबको सीख लिया। लेकिन आपने क्या किया, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला और आपको सीधे लेट्स से आपकी डिस्ट्रिक्ट टीम में मौका मिला बैटिंग करने का। टेल मी, क्या ये गारंटी है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे? नहीं। हो सकता है अच्छा कर भी जाओ, हो सकता है ना भी करो। ये भी नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं ही करोगे, कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसके पहले प्रैक्टिस मैचेस खेल रखे होते 10, 12, 15, 20, टेल मी, आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा या नहीं होगा? यस, इट विल बी मोर सुटेबल एंड यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द कंडीशन। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास टाइम होते हुए भी अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, तो मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आप उस मॉक के स्कोर से डर रहे हो, और कोई रीजन नहीं है कि आप मॉक नहीं दोगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मॉक टेस्ट बहुत महंगे हैं, मॉक टेस्ट तो बड़े सस्ते मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मॉक टेस्ट ना देना आपका एक्सक्यूज इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इसलिए डर रहे हो कि मेरे नंबर कम ना आ जाएं। पर पता है आपको, अगर ये डर की वजह से आप मॉक नहीं दोगे ना, तो आप बिल्कुल तैयार नहीं हो पाओगे। तो कहते हैं ना कि जब एग्जाम में जाना है, बैटिंग करनी है पिच पे, तो क्यों ना पहले थोड़े प्रैक्टिस मैचेस खेल लिए जाएं। भले ही वो एक्चुअल पिच नहीं होगी, कैसी भी पिच होगी, कम से कम बैटिंग तो करेंगे, जाके प्रेशर में बैटिंग करेंगे ना। ये रोल है मॉक का। मॉक आपके एग्जाम का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता है, ठीक है, बट ये आपको तैयार करता है। वो 1 घंटा बैठने के लिए तैयार करता है, वो तैयार करता है कि यार आप देखो कि प्रेशर में आप कैसी कैसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हो। कहते हैं ना, नोइंग योर सेल्फ वेल इज द फर्स्ट स्टेप। आप अपने आप को उस 1 घंटे में इतना जान जाओगे ना कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हें जो आता है वो भी क्यों नहीं कर पा रहे हो। जितना बेहतर आप खुद को जानोगे ना, एग्जाम डे में आप उतना ही बेहतर करोगे, है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि जो साइकोलॉजिकली आप सोचते हो, इसका बहुत असर होता है एग्जाम निकालने में। हाँ जी, समझ रहे हो? तो दिमाग से बहुत दुरुस्त रहो, नेगेटिव थॉट्स को अंदर मत आने दो। आएंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं आएंगे और ये कोई अननेचुरल है, बट यू नीड टू लर्न टू सप्रेस इट। खुद को बैक करना सीखो, ठीक है, खुद को बैक करना सीखो कि यस आई एम प्रिपेयरिंग वेल, आई विल डू माई बेस्ट। यही तो कर सकते हो अपने साथ, और क्या कर सकते हो कि खुद के साथ बेस्ट करो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। कोशिश करो कि अपने आप को बेहतर करते रहो। और मैं फिर से बार बार बोलता हूं, हर किसी की रीच में ये एग्जाम है, हर किसी की रीच में ये मॉक टेस्ट है, सॉरी मतलब ये रैंक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर क्षमता नहीं है रैंक लाने की। सवाल यह है कि कौन बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाएगा, ठीक है। सो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें, अपने आप को मेंटली तैयार रखें, फिजिकली तैयार रखें और एग्जाम में अच्छा करें। मैंने फिर से बोला, कमजोरियों के साथ भी सिलेक्शन लोग ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई टॉपिक अभी आज की डेट में बहुत अच्छा तैयार नहीं है, 2 महीने पूरी कोशिश करो कि आप बेस्ट दो, राइट। फिर 2 महीने बाद जब प्रीलिम्स आना होगा, उसके 2 दिन पहले, 7 दिन पहले भूल जाओ कि आपका क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है। अब मेरे को इतना आता है, इससे मैं अपना बेस्ट दूंगा। साथ ही साथ रिवीजन पे भी जोर देना है आपको, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि रिवीजन पे भी आपको जोर देना है। तो चीजों को रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। मेरा ये मानना है कि आपको जीके को इग्नोर नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस में अभी इस साल तो मैंने संतोष के ही 45 मार्क्स हैं। अपन की स्ट्रैटेजी देखना क्या थी। जीएस में भी मेहनत करो, लास्ट के 2 महीने अगर आप मेहनत करते हो तो अच्छा स्कोर आप जीएस में कर लोगे। प्रीलिम्स में जितना बेहतर करते हो, मेंस में प्रेशर कम हो जाता है, आप उतना ही बेहतर करोगे वहां पर, ठीक है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए और मैं आपसे यही बोलूंगा कि डरना नहीं है, करना है।
तो एक तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये मत सोचना कि यार इस साल नहीं होगा अगले साल निकाल लेंगे, वो अगले साल भी फिर यही होता है। जितना भी समय अवेलेबल है ना, इसमें ही आपको बेस्ट करके एग्जाम निकालना है। जस्ट थिंक दिस कि मुझे एग्जाम इसी बार निकालना है, ठीक है। तो आप लोग, ऐसा भी नहीं है कि तैयारी आपने नहीं करी होगी, अच्छी तैयारी करी होगी। जिनका देखिए सेकेंड अटेम्प्ट है वो ज़्यादा कॉशियस होते हैं, पर आपको देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है, और वो आप इस बार बना लो, सबसे बेहतर है, मैं यही कहूँगा। और मॉक कौन सा, देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं टॉपर्स में पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि मॉक के नाम भी पूछता हूँ। कई लोगों ने क्या है मॉक का नाम मुझे बताया, बट उन्होंने बोला कि सर ये बच्चों को मत बोलिएगा। मैंने लिया, बट आई डोंट थिंक कि दिस वाज द बेस्ट, क्योंकि मॉक कोई बेस्ट नहीं है। मॉक के अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने नेगेटिव्स हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने बोला कि एक तो जो फ्री मॉक्स होते रहते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के वीकली, वो देते रहो, क्योंकि उससे आपको अलग अलग वो मिलता रहेगा पर्सपेक्टिव। तो फ्री मॉक्स हर कोई लगभग हर हफ्ते करा देता है, वो करो। पेड मॉक्स में कोई भी 2 मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी 2, ठीक है। 2 में ऐसा नहीं है कि आपको टॉप 2 टॉप 3 नहीं पता चलेंगे, आप ग्रुप्स में लोगों से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी ने कोई फिक्स ऑर्डर नहीं दिया। जो टेस्ट सीरीज 2017 में बहुत पॉपुलर थी वो आज नहीं है, दैट्स ए फैक्ट, ठीक है। जो 2017 में पॉपुलर थी वो आज इतनी पॉपुलर नहीं रह गई है अब टेस्ट सीरीज, है ना। चीजें बदलती रहती हैं। अब जैसे मैं कुछ नाम अगर आपसे बताऊं, देखिए हम लोग भी प्लान कर रहे हैं मॉक टेस्ट निकालने का, बट उसके चक्कर में आप बैठो मत, ठीक है। आपको अगर कोई और मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कर लो तब तक, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज यूजुअली 2 तो लेनी ही चाहिए। हमारा जब आएगा तब आप देख लेना, अगर लेना है तो ले लेना। जैसे मैं नाम लिख देता हूं जो नाम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरे ब्रांड का नाम लेने में, ठीक है। लोगों ने ग्रेड अप का नाम लिया है, मैं इसमें रैंकिंग नहीं लिख रहा हूं। ये मैं सुना कि ग्रेड अप ऊपर है तो ग्रेड अप को मैं कह रहा हूं कि ये ले लो, फर्स्ट रैंक है, ऐसा नहीं है। ये नाम यूजुअली टॉपर्स ने लिए हैं जो इन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे। एसएससी ट्यूब आपका है, केडी कैंपस के मार्क्स हैं, राइट। टेक्स्ट बुक के मार्क्स भी लोगों ने किए हैं, बट उनका कहना है कि टेक्स्ट बुक के मार्क्स काफी आसान होते हैं, बट उन्होंने कहा कि इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, राइट। साथ ही साथ लोगों ने अड्डा के मार्क्स भी लिए हैं, क्यूमैथ्स के मार्क्स भी लोगों ने लिए हैं, टॉप रैंकर्स के भी मार्क्स लोगों ने लिए। तो देखिए यहां पर होता क्या है कि मार्क का कोई सिंगल सोर्स नहीं है जो वो बोल दे कि बस ये मार्क ले लो और हो गया। नमन ने बोला कि उसने 5 टेस्ट सीरीज के मार्क लिए थे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एक तो पहली बात तो सबके फ्री मार्क्स यार देते रहो, है ना। जो भी फ्री मार्क्स आते हैं ना वो तो 2 ही कम से कम। उसके बाद अब ऐसा तो नहीं कि इसमें सारे तुम ज्वाइन कर लोगे 2 महीने में। ऐसा भी नहीं है कि 500 मार्क ले लिए, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आप कर ये सकते हो कि 2-3 इंस्टीट्यूट के, और 2-3 इंस्टीट्यूट के मतलब ऐसा भी नहीं कि पहले एक मॉक लो और शुरू करो करना, समझ रहे हो। एक मॉक टेस्ट सीरीज किसी की ले लो और शुरू करो देना। फिर जब तुम्हारा थोड़ा पेस बन जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम ज्यादा मॉक दे सकते हो, फिर एक मॉक टेस्ट सीरीज कोई और खरीद लो। ऐसे करके आप करो, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूं। तो देयर इज नो फिक्स वर्ड आई कैन से कि यू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। इवन हमारा पता है अपना मॉक टेस्ट भी आएगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि तुम यही मॉक ज्वाइन करो बस। गेटिंग में हर मॉक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इट इज नॉट समथिंग कि जब मैं अपना मॉक लाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखो ये सब बेकार हैं और तुम हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो बस, ऐसा नहीं है। तब भी मैं बोलूंगा आपसे कि आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो यार ज्वाइन कर लो, 2 पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएंगे, सही है। अब मेरी बात समझ में आई कि मैं मॉक टेस्ट का नाम क्यों नहीं लेता हूं। टॉपर्स खुद नहीं लेना चाहते हैं नाम, ठीक है। मैं ऐसा नहीं पूछा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने इंटरव्यूज में कि कोई किसी टीचर का नाम ले ले, किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले ले, आई डोंट केयर। बट वो खुद कहते हैं कि सर देखो ऐसा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बट मैंने सारे नाम लिख दिए जो मॉक टेस्ट ट्राई करते हैं। कुछ लोगों ने वो फ्री मॉक्स पे तो नहीं छोड़ते हैं, हर इंस्टीट्यूट का फ्री मॉक देते रहते हैं, ठीक है। तो वो मॉक आप देते रहो। यहां पर इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, इसमें से कोई भी 2 ज्वाइन कर लो यार। अब तो मॉक टेस्ट भी इतने महंगे नहीं है ना, राइट। हाँ जी, देखिए मॉक के स्कोर को थोड़ा सा एनालिसिस के लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एनालिसिस आप कैसे करो और कैसे इंप्रूव करो, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। कई लोग कहते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। आप अपनी गलतियां भी जान गए तब भी आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। वी नीड टू जस्ट सी कि व्हाट इज द इशू, राइट। तो मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे थोड़ा सेपरेटली बात करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अभी सब लोग मार्क वर्क देना शुरू करो, ऑल राइट।
टीयर 1 के क्वेश्चन में मैंने मेमोरी बेस कराए थे और आप कह रहे हो उसमें काफ़ी क्वेश्चन छूटे हैं, तो मुझे क्या फिर से पेपर कराना चाहिए टीयर 1 का? देखता हूँ यार, मैं पेपर मैंने देखा ही नहीं टीयर 1 का, क्योंकि मुझे लगा मैंने मेमोरी बेस करा दिया है तो वो सब होगा। ठीक है, सोनू कह रहे हैं बैच कब आएगा? क्यों बैच के पीछे पढ़ो? अच्छा नहीं लग रहा हूँ यहाँ पढ़ाते हुए? ठीक है, ऑलराइट। तो सब चीज देखो, प्लानिंग इज एवरीथिंग, है ना। यू नो योर स्टेटस, यू नो वेर यू स्टैंड, यू नो यू हैव टू गिव मॉक्स। सो टुडे जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने आज से 4-4 मॉक पर डे देना शुरू किया। ठीक है, आप अभी स्टार्ट करो, वीकली 2 मॉक दो, 2 दिन तो निकाल सकते हो ना यार, 1 घंटे का मॉक थोड़ा वो, फिर देखो कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, उसको रिवाइज करो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो। कुछ लोग हैं जो अभी से 1-1 मॉक रोज देने के स्टेज में है, वो दें। हर चीज को देखो, जैसे कहते हैं ना कि तुम जिम में गए लेट से, और जिम अगर आप जाते हो और आपको मसल्स बिल्ड करनी है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि एक साथ जाके 100 किलो का वेट उठा लिया, मसल बनेगी नहीं, हड्डियां टूट जाएंगी। समझ रहे हो ना आप, हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी। तो ऐसा भी नहीं कि तुम मॉक लेने बैठे और दिन में 4-4 मॉक देंगे। यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। तो अपने आप को छोटा छोटा डोज दो। पहले आप अपने आप को डोज दो ऐसे कि यार वीक में 2 मॉक देते हैं। ठीक है, 2 मॉक देने के बाद फिर आप कहो कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, अब ना 2 हो रहा है, अब 3 कर देते हैं। मैंने बोला कि फरवरी में ना आप डेली मॉक देना। अभी क्या कर सकते हो आप, दिसंबर में, अभी दिसंबर तो खत्म हो गया, जनवरी में 2 मॉक आप कम से कम हर वीक में दो। ठीक है, एवरी वीक 2 मॉक्स, जिनकी कंफर्टेबल है वो 3 भी दें, राइट। बट कम से कम 2 मॉक आप सभी को जनवरी में देने चाहिए, एवरी वीक। फरवरी में 1 मॉक एवरी डे। कोशिश करो कि आप हर दिन दो, संडे का ब्रेक चाहो तो ले लेना, तो 20-25 मॉक आप उधर दे दोगे, और इधर अगर आप 2 देते हो तो 8 मॉक्स लगभग इधर हो गए, तो आपके 30+ मॉक हो जाएंगे कम से कम, है ना। सो दैट इज गुड, दैट इज गुड। इतना तो मिनिमम करना है। अब इसके ऊपर सबका अपना कंफर्ट लेवल है कि कोई 50 मॉक करके जाएगा, कोई 80 मॉक करके जाएगा, कोई 100 करके जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप अभी कहां खड़े हो। बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट एक्स्टम टू द एग्जाम एम्बियंस, कि भाई इतना मॉक दे दोगे तो आप इतना क्लियर रहोगे कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसे ऐसे मेरी स्ट्रैटेजी है, ऐसे ऐसे प्लान करना है, इतना इतना टाइम इस सेक्शन को देना है, ये मेरी गलतियां हैं जो मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो दैट यू विल स्लोली एंड स्लोली गेट, कि अपने बारे में आप जान जाओगे उन मॉक्स को देखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ज्वाइन एनी ऑफ द मॉक्स दैट आर गिवन इन द लिस्ट। आप लोगों से फीडबैक ले लो, अपने दोस्तों से पूछ लो जिन्होंने ज्वाइन किए हुए टेस्ट सीरीज, कि उनके हिसाब से कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, और फिर आप ज्वाइन करो। ठीक है, मिनिमम मार्क्स अगर पूछोगे रिजवान, तो मैं कहूंगा कि हर किसी को 30 मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, 25 to 30। तो अगर आप कोई एक मार्क भी खरीद लेते हो और फ्री मार्क्स जगह जगह से मिलते रहते हैं, उनको कंबाइन कर लो तो आपके 30 मार्क तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो इतने मार्क तो आप प्रीलिम्स के दो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर आपके पास टाइम है तो नंबर ऑफ मार्क्स आप इंक्रीज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मैच खेलो उतना ही बेहतर है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बाकी चीजों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। भाई आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको रिवीजन भी करना है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ मार्क देते रहो, एनालिसिस करो, लेकिन इंप्रूवमेंट का टाइम ही नहीं है आपके पास। यू जस्ट फिगर दैट आउट, मेक द प्लान फॉर नेक्स्ट 2 months। अपना अपना प्लान बनाओ कि भाई मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरा अभी ये स्टेटस है, तो मुझे कहां थियरी पे काम करना है, लेकिन मॉक शुरू करना है, ये ध्यान रखिएगा, लेट मत करना आप। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया सभी को मेरी बात? तो चलिए, अभी समय तो काफ़ी हो गया, 11:27 हो गया। अच्छा लगा आपसे मिला, और बाकी शाम को ज़रूर आना, इंटरव्यू देख लेना। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले 2018 के टॉपर से भी, कि कैसा पेपर था, कैसे तैयारी करनी है। मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं सबके मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मिथ्स जो है तैयारी को लेकर ना, बहुत सारे मिथ्स है सभी के अंदर, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वैसे तैयारी करनी चाहिए, वो मिथ्स नहीं होने चाहिए, है ना। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग ना क्लैरिटी से थोड़ा वाकिफ रहो, सच्चाई से वाकिफ रहो कि एग्जाम निकालने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई डरना नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, पैनिक नहीं होना है, कोई बहुत रिमार्केबल कंटेंट करके नहीं जाना होता है, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा। आज की डेट में चूँकि कंपटीशन है, थोड़े स्मार्ट बच्चे भी बैठते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है एग्जाम को निकालने के लिए। यू नीड टू बी स्मार्ट। ठीक है, कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट गाई, वो बनना है आपको। इट इज़ नॉट कि तुमने कितना रट रखा है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट, चीज़ों की अवेयरनेस,
एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम विदाउट एनी प्रॉब्लम। वरना लोग पहले अटेम्प्ट में क्यों कर पाते, नहीं कर पाते। लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है ना वो इंटेंस है, दे आर फोकस्ड, कर ले रहे हैं आसानी से, टॉप रैंक्स निकाल रहे हैं। आप भी निकाल लोगे अगर आप मेहनत करोगे तो, है ना। तो ठीक है, मैं टीयर 1 का पेपर का जो आप डिमांड कर रहे हो ना, मैं करवा दूंगा। टीयर 1 का पेपर मैं फिर से देख लूंगा, अगर सारे क्वेश्चन कराने लायक नहीं होंगे तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, अगर आपको उससे फायदा मिले तो। हाँ जी, देखिए नंबर सिस्टम के क्लास के लिए मैंने आपको कुछ बोला था, एक स्वीट डील मैंने बोली थी, आप पूरा कर दो मैं ले लूंगा, ठीक है। ब्रिंग 2 लाख सब्सक्राइबर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ आप लोग भी तो करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। ड्रामा कर नहीं पाते हम लोग, समस्या सबसे बड़ी यही है। चैनल की ग्रोथ जो है आपके हाथों में है। तो मैंने वही एक टैग अटैच किया था, एक दिन पोस्ट भी किया था ना मैंने, कि मेक 2 लाख सब्सक्राइबर बाई फ्राइडे, सैटरडे 5 घंटे क्लास लूंगा। अगर नहीं भी होंगे तो मैं लूंगा क्लास, बट इस सैटरडे नहीं लूंगा, फिर बाद में ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको धमकी है, बस ये कहते हैं ना कि एक रिवार्ड है आपके लिए, कि अगर आप कर दोगे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं सैटरडे को, फिर मैंने बोल दिया तो मैं ले लूंगा सैटरडे को, बाकी काम छोड़ के, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीक में भी लूंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू, एंजॉय द डे। नया साल आ रहा है, मज़े से पढ़ाई करो और सब लोग अच्छे से सिलेक्शन लो। मुकेश कह रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 17 इज़ इन माई रूम, तो आलोक को मेरी तरफ से हाय बोल दीजिएगा, ठीक है। आई रियली लाइक्ड टेकिंग हिज इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।